Okay, the next topic is transport of respiratory gases. Respiratory gases की ट्रांसपोर्ट में, और जो हमने पहले पढ़ा था मैकेनिज्म, वो पूरा मैकेनिक्स था, पूरी मैकेनिक्स थी किस तरह से हो रहा है प्रोसेस, किस तरह से नहीं हो रहा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस किस तरह से हो रही हैं, ये तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्यों हो रही होती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, या हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवाने की। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर आके ये गैसेज जो है वो अपने बाइंडिंग करती हैं, और बाइंडिंग कब ज़्यादा होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कब कम होती है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे इन दिस केस। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज है intake of oxygen and release of carbon dioxide by blood passing through the capillaries of alveoli is brought about by the following factors. First, the diffusion of oxygen in and carbon dioxide out occurs because of difference in the partial pressure of these gases. फर्स्ट चीज़ जो पहली बात है, आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैवलिंग आउटसाइड। ये जो अंदर आ रही है और बाहर आ रही है बेटे, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लंग्स के अंदर ना, आप लंग्स या बॉडी के अंदर बेसिकली, या लंग्स की बात ही कर लें, जो ऑक्सीजन है उसका वो कम, उसकी कंसंट्रेशन कम है, प्रेशर कम है। बाहर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा है। तो जब एक चीज़ आपकी बॉडी के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आएगी, और बाहर जो है वो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है दैट इज़ आई गेस 156 है, एंड अंदर जो है 115 या 116 हो गया, 115 या 116, आप कुछ भी लाइक इट्स क्लोज, दोनों वैल्यूज़ क्लोज हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, इसलिए वो अंदर से बाहर आती थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ये वही चीज़ है दैट डिफ्यूजन होती है। अच्छा, इसके बाद है within the rich network of capillaries surrounding the alveoli, blood is distributed in extremely thin layers and therefore exposed to large alveolar surface. चूँकि मैंने बताया था कि जो एल्विलाई हैं, एल्विलाई यानी कि जैसे ही ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद एल्विलर डक्ट स्टार्ट होती है। एल्विलर डक्ट के बाद जो एल्विलाई हैं, इनके ऊपर चूँकि ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके ऊपर कैपिलरीज का बहुत रिच नेटवर्क होता है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज का काम क्या होता है कि वो ब्लड सप्लाई करते हैं, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, सॉरी वो वाला ब्लड जो कैपिलरीज पे आता है वो इसलिए आता है ताकि जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज उनको एब्जॉर्ब करे और उसको जो बाकी पूरी बॉडी के हर सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, दिस इज़ डन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली थिन लेयर्स। और जो एल्वियोलाई होते हैं, दीज आर द एल्वियोलाई, तो इसके ऊपर ये बहुत बारीक बारीक जो है वो कैपिलरीज इनको सराउंड किया होता है, और चूँकि बहुत कम स्ट्रक्चर, जितना स्ट्रक्चर छोटा होता है उतना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इन गैसेस की, ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होगी इनटू द ब्लड। Then third is blood in the lungs. This is separated from the alveolar air by extremely thin membranes of the capillaries and alveoli. ये जो extremely thin membranes है capillaries और alveoli की, इसके बारे में extremely thin membranes of capillaries and alveoli. These are the two cell थिक, ये सिर्फ दो सेल जो कि बनी होती हैं, टू सेल के जितनी इनकी थिकनेस होती है, एंड वो कौन सी लेयर्स हैं, दीज आर द एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। ये दोनों सेल जो हैं वो एल्वियोलर एपिथेलियम, सिंगल सेल होती है ये भी, और कैपिलरी एंडोथेलियम। अच्छा, एपिथेलियम अपर लेयर, एंडोथेलियम बिल्कुल इनर लेयर। और इन द केस ऑफ ये जो ये थिन मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली यही वाली थिन मेम्ब्रेन है जहाँ पे एल्वियोलाई के बिल्कुल ऊपर जो है वो कैपिलरीज मौजूद है। तो एक सिंगल, आपको पता है सिंगल सेल थिक जो है वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स होती हैं, और सिंगल सेल थिक ही जो है वो कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती हैं। तो एल्वियोलर को हम एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी की कैपिलरी एंडोथेलियम, क्योंकि उसकी बिल्कुल इनर पोर्शन जो है इट इज़ कंबाइंड विद द एल्वियोलाई।
उसके बाद ये जो है वो मतलब कंडीशंस है जिसमें गैस है वो अंदर जा रही है और गैसेज है वो बाहर आ रही है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है। Transport of oxygen in human being, the respiratory pigment is hemoglobin. It is contained in the red blood corpuscles. एक और चीज़ है, आप लोग अक्सर स्टूडेंट RBCs को पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स से ज़्यादा अच्छा वर्ड ना बेटा इनके लिए होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो क्या है? ऑल ऑफ यू नोज दैट इट इज द हीमोग्लोबिन। hemoglobin readily combines with oxygen to form bright red oxyhemoglobin. जैसे ही हीमोग्लोबिन जो है it will combine with oxygen, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो रिजल्टेंटली इट विल फॉर्म द oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin is unstable and splits into the normal purple red colored hemoglobin and oxygen in the condition of low oxygen concentration. अच्छा, एक चीज़, जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि ऑक्सीजन है लेकिन कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो जो इंडिविजुअल है या जो ह्यूमन है या जो ऑब्वियसली पेशेंट है, इन दैट केस अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रही है तो ये जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये दोबारा स्प्लिट कर जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। स्प्लिट कर जाएगा वापस इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन जो है वो पर्पल रेड कंपाउंड, पर्पल रेड उसका जो है वो कलर होता है। एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन RBCs फैसिलिटेट्स दिस एक्टिविटी। और जिसकी स्प्लिटिंग है इन द केस ऑफ अगर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी स्प्लिटिंग जो है अगर हो जाएगी तो दैट इज डन बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस इज द एंजाइम। उसके बाद आपको बताई हुई है कि इनकी लिमिट्स बताई हुई है। नॉर्मली जो है वो हीमोग्लोबिन अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की आप बात करें तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू कंबाइन विद ब्लड, दिस इज 20 ml पर 100 ml। हर 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml इज द मैक्सिमम ऑक्सीजन कैपेसिटी and at the sea level, ठीक है। लेकिन this is the maximum capacity for oxygen when it is fully oxygenated। लेकिन fully oxygenated हमारी बॉडी में हर वक्त नहीं रहता, so the normal आपकी लिमिट है that is 19.6 ml। दिस इज द नॉर्मल लिमिट ऑफ द बॉडी। 19.6 जो है ये इतनी कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन। और उसके अलावा एनी हाई ऑक्सीजन प्रेशर वुड हैव द सेम रिजल्ट। आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लें, अगर 20 वो अचीव हो गया है ऑक्सीजन का तो 20 से ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता है। And in this method issue where oxygen tension is low, oxyhemoglobin dissociates rapidly. There are 3 important factors. अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के 3 important और फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड pH. When carbon dioxide pressure increases, the oxygen tension decreases. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी विद द हीमोग्लोबिन वो कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये दोनों दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इट विल बी लेस। इन दिस वे इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन फेवर्स द ग्रेटर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू। First point is the carbon dioxide, second is the temperature, and third is the pH. कार्बन डाइऑक्साइड की अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज कर जाएगी।
अगर प्रेशर जो है वो इसका इंक्रीज है, ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज कॉज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। आफ्टर दैट pH of blood also influences degree to which oxygen binds to hemoglobin। नॉर्मल pH जो है वो ब्लड की 7.4 होती है, नॉर्मल pH 7.4। अगर pH नीचे आ जाती है, लाइक इट इज़ बिकमिंग, अगर एसिडिक की तरफ आती जा रही है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन ऑल्सो डिक्लाइंस। ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो भी डिक्लाइन होगी है। pH अगर नीचे है, ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। एंड कन्वर्सली अगर इंक्रीज होगी ब्लड pH तो हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन वो भी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और हाँ, अगर pH आपकी ब्लड की इंक्रीज कर जाती है 7.4 से ज़्यादा, 7.5 या 7.8 तक, तो जो ऑक्सीजन पहले 20 ml पर 100 ml थी वो वहाँ पे भी इंक्रीज कर जाती है, वो ओवरऑल राइज इन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है? तो बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, डिसोसिएट्स फ्रीली इन टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग द सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इन सेवरल डिफरेंट स्टेट्स। पहली है, ये जो सेवरल डिफरेंट स्टेट्स है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं। फर्स्ट वन इज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 20% इज कैरिड एट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 20% जाएगी एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में के जरिए। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकेंड पॉइंट है दैट अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स वो कितना कैरी करती हैं, दे आर 5% बाय अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके पास एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन वगैरह आ जाती हैं। अबाउट 70% इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयन कंबाइंड विद सोडियम, और बाकी 70% है कैरिड एज बाइकार्बोनेट विद सोडियम। और यहाँ पे भी जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड स्प्लिट्स क्विकली टू आयन्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन्स। ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स बने हैं, ये इन बाइकार्बोनेट आयन्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो 70% वो इन्वॉल्व होती है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कैरिड बाय कॉर्पसेल्स कंबाइंड विद पोटेशियम। तो corpuscles combined with potassium. K is for potassium. So that's all about this topic.